हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और अगर मैं जल्दी से बेटा इसका फॉर्मूला बताऊं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं। तो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी। ओके। और जीडीपी एमपी कैलकुलेट होता कैसे है, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला है। और फॉर्मूले में क्या क्या ऐड होता है बच्चों, ये सबको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट होता है इस फॉर्मूले में, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है। नंबर 4, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स माइनस एम। ठीक है। पीएफसीई के अंदर क्या क्या आता है, 5 आइटम थे, कल मैंने लर्न करवाए थे, क्या सभी को याद है? सबसे पहला कंज्यूमर सर्विसेज, नंबर 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, नंबर 3 कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी को भी गुजर दो इसमें। ठीक है। उसके बाद क्या था बच्चों, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, है ना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एंड लास्ट था इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ओके। ये 5 आइटम थे जो किसमें आते थे बच्चों, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। अगर हमें ये डायरेक्ट दे दे तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट ले लो। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ना दे के हमें इसके कंपोनेंट्स देता है बच्चों, तो उनको ऐड करने से भी क्या आ जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है। और बच्चों सेम रूल जो मैंने आप लोगों को कहा बताया था इनकम मेथड में, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। अगर हमें फॉर्मूले का कोई हेड दे रखा है और साथ ही साथ उसका कोई कंपोनेंट भी दे रखा है, तो फिर हमें क्या लेना चाहिए, डायरेक्टली जब हेड दे रखा है तो हेड लेना चाहिए। ये मैं तुमको वहां भी बता चुका हूँ। तो अगर कभी ऐसा हो कि हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा हो और इसके अंदर का कोई कंपोनेंट भी दे रखा हो, तो फिर हम डायरेक्टली इसको लेंगे, कंपोनेंट को छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे। ये सब में अप्लाइड है, जितने 4 के 4 पॉइंट है सब में अप्लाइड है ना। अच्छा, अगला क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट कौन कौन से एक्सपेंडिचर करती है डे टू डे वाले? सबसे पहला क्या था, कौन बताएगा? सैलरी एंड वेजेस। सर इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, गवर्नमेंट जो करती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये पहला था। दूसरा, कंपनसेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सैलरी वगैरह बांटते हैं ना, वो सब। और तीसरा क्या था, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये 3 बताए थे मैंने तुम्हें। ओके, इनको लर्न कर लेना बेटा, अच्छे से भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, और ये सबसे काम की चीज थी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें थी। एक तो क्या था बच्चों, इसके अंदर था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, या जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और एक था बच्चों आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब मुझे ये बता दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो था, इसके अंदर क्या था बच्चों, बड़े खर्चे। मैंने बताया था बड़े खर्चे, बस ये नाम याद रख लो। बड़े खर्चे प्राइवेट सेक्टर के भी, बड़े खर्चे गवर्नमेंट सेक्टर के भी, और प्रोड्यूसर्स के तो ऑलरेडी आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो बेटा 3 चीजें बताई थी मैंने इसके अंदर। मुझे बताओ प्राइवेट सेक्टर का बड़ा खर्चा कौन सा होता है, किसी को याद है? हाउस। हाउस हाउस परचेज और कंस्ट्रक्शन, बेटा कुछ भी हो, मकान खरीदना या मकान बनवाना, है ना, दोनों में से कुछ भी हो तो वो यहाँ पे काउंट होगा। अच्छा, पहला तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बेटा गवर्नमेंट का बताओ, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं बड़े वाले, उनको क्या बोलते हैं? पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं, रोड्स डैम्स वगैरह वगैरह। और तीसरा क्या बताया था बच्चों मैंने, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए क्या बताया था? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जवाब दिया करो, तब तो मुझे पता लगेगा तुम लोगों को आ रहा है। ठीक है। अगर सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाइड है, अगर हमें डायरेक्ट ये दे रखा हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर इनमें से किसी को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं दे रखा, ये तीनों में से 2 या कोई 3 दे रखे, तो फिर तीनों को ऐड करने से क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आता है। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बड़ा खर्चा एक इन्वेंट्री में भी होता है, स्टॉक में भी होता है, जिसको हम अनसोल्ड गुड्स बोलते हैं। कैसे निकालते हैं इसको, सबको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ठीक है, ये मैंने बता दिया था और रीजन भी कल बहुत डिटेल में बताया था, लेक्चर डल चुका है, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट नेट एक्सपोर्ट। बेटा नेट एक्सपोर्ट में क्या आता था? x माइनस एम। अच्छा जरा कुछ X minus M. डिफिकल्टीज है बेटा, इसको समझ लो यहाँ पे इस पॉइंट में। देखो नेट एक्सपोर्ट के दो आउटकम हो सकते हैं, ध्यान रखना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मुझे बताओ पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। बेटा मान लो एक्सपोर्ट है 10,000 और इंपोर्ट है मान लो 8,000, तो मेरे को बताओ क्या आ गया? नेट एक्सपोर्ट आ गया आपका कितना? 2,000 रुपीज का पॉजिटिव आ गया। 2000. एक बात ध्यान रखना, अगर 8,000 रुपीज के क्या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है 10,000 का, तो बेटा यहाँ पे आपका जो आ रहा है -2,000, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट क्या बोलेंगे बच्चों इसको? नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट। लेकिन इसका एक नाम और हो सकता है। कौन सा नाम हो सकता है बेटा? इसको हम कह सकते हैं नेट इंपोर्ट भी। नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट जो आता है उसको क्या कह सकते हैं हम? नेट इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है अगर तुम ये ध्यान रखना चाहते हो तो सीधी सी बात याद रख लो, रट्टा लगा लो, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं नेट इंपोर्ट। लेकिन अगर नेट एक्सपोर्ट तुम्हें दे रखा हो और वो नेगेटिव में हो तब तो मामला ठीक है, हम समझ जाएंगे। लेकिन बेटा इमेजिन सेम सिचुएशन यहां भी हो सकती है, मैंने बताई थी तुम्हें जहां पे NFIA में, कि अगर तुम्हें लिख के दे रखा हो नेट इंपोर्ट, अगर तुम्हें लिख के दे रखा हो नेट इंपोर्ट और इसका आउटकम भी माइनस में लिख के दे रखा हो -2,000, तो मुझे बताओगे ये क्या बन जाएगा? कौन बताएगा? Export. Net exports. वेरी गुड, ये नेट एक्सपोर्ट बन जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा कि इसका मतलब भी नेगेटिव होता है, इसका मतलब भी नेगेटिव है ना? अगर आपको उसको नेट इंपोर्ट देना होगा ना तो वो साइन लगा के नहीं देगा। नेट इंपोर्ट अगर वो 2,000 लिख के देता है तो तुम लोग समझ जाओगे नेट इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का नेट एक्सपोर्ट है। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes? यस सर। तो ये कुछ डिफिकल्टीज हो सकती हैं जिनको हमें कंसिडर करके चलना है। चलो कुछ और जरूरी बातें जो इस मेथड के रिगार्डिंग है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तुम्हें याद होगा कुछ प्रिकॉशंस मैंने कहाँ पढ़ाए थे? इनकम मेथड में भी पढ़ाए थे, कुछ बेटा मैं यहाँ भी पढ़ा हूँ। ओके, तो ध्यान से देखना। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स will not be included in national income। बेटा एक बात ध्यान रखना, हम एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा वाला एक्सपेंडिचर लेते हैं ये बात मैं तुम्हें समझा चुका हूं चैप्टर नंबर 2 के पहले ही पॉइंट में, जब हम दो तरह के गुड्स पढ़ रहे थे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और मैंने तुमको ये बताया था बेटा कि जो फाइनल गुड्स की कॉस्ट होती है ना, वो होती है आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बेटा ये जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है इसको हम कभी भी नहीं लेते हैं, और रीजन मैंने बताया था इसका क्यों नहीं लेते हैं। अगर आप इसको ले लोगे तो बेटा यही जो गुड्स है ना इंटरमीडिएट वाला, ये कन्वर्ट होने वाला है किसमें? फाइनल गुड्स में। और जब ये फाइनल में कन्वर्ट होगा फिर आप उसको वापस ले लोगे, तो ये डबल काउंटिंग हो जाती है। और तुम्हें याद होगा, किसी को याद हो तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था बेटा उस टाइम। कौन सा वाला दिया था, किसको याद है? लकड़ी से जब आप जंगल से एक पेड़ काट के लाए, एक लॉग आप काट के लाए हो, वो लॉग है 10,000 का। अब बेटा वो जो 10,000 का लॉग है वो कैसा गुड्स है मेरे को बताओ? वो बेटा अभी इंटरमीडिएट गुड्स है। अब उससे आपने क्या बना दी? फर्नीचर बना के चेयर्स बना दी आपने, और चेयर्स हो गई 20,000 की। अब मेरे को तुम ये बता दो कि मेरे को 10,000 को इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में या 20,000 को करना चाहिए? बताओ। 20,000. 20,000। अगर आपने बेटा 10 ले लिया और 10 के बाद आप वापस से 20 ले लेते हो तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, या तो आप ये करो, अगर आप इंटरमीडिएट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आप क्या लोगे? ओनली वैल्यू एडिशन लोगे, और वैल्यू एडिशन सिर्फ उसमें कितना हुआ? 10 का हुआ। या तो ये लो या फिर आप ओनली फाइनल गुड्स को लो। ये वैल्यू एडिशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, जो अगला मेथड हमारा है, लास्ट मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड में। ओके, अभी के लिए याद रखो कि हम इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। यहां जो हम लेते हैं वो किसकी कॉस्ट होती है बेटा? फाइनल गुड्स की। इसीलिए तुम्हें अगर नाम तुमने ध्यान दिया हो तो हम बोलते प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर जिसमें हमारे हाउस होल्ड भी आ गए और एमपीओस भी आ गए,
वो जो फाइनल गुड्स कंज्यूम करने पे खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट जो फाइनल गुड्स कंज्यूम करने पे खर्चा करती है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। बेटा देखो बहुत सीधी सी बात है, ना तो ट्रांसफर इनकम को हम इनकम मानते थे, ना ही ट्रांसफर इनकम जो पेमेंट करता है बंदा उसके लिए एक्सपेंडिचर मानते हैं। बहुत सीधा सा फंडा है। जैसे डोनेशन है, अब डोनेशन करने वाला जो है ना, उसके लिए क्या मैं इसको एक्सपेंडिचर मानूं? नहीं, याद रखना ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, इसीलिए हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था इनकम मेथड में कि ये इनकम भी नहीं मानी जाती, इसको इनकम भी नहीं मानते हम लोग, है ना। तो जब आप इनकम की बात करते हो तो ट्रांसफर इनकम को कंसीडर हम नहीं करते, ना ट्रांसफर पेमेंट को करते हैं, यहाँ पे याद रखना। जैसे आपकी स्कॉलरशिप हो गई, ओके, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गई, जैसे आपके ये ले लो डोनेशंस वगैरह हो गई, इन सब को ये ट्रांसफर होती है, इनको बिना किसी अर्निंग के आपको दिया जाता है या लिया जाता है, मतलब ये अनर्ड होती है, तो इनको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। चलो मैं तुमसे नॉर्मली पूछता हूं, पहले थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के मुझे बताओ बेटा, एक कार है, मिस्टर ए ने एक कार परचेज की 1 लाख रुपीज में, ठीक है। मिस्टर ए ने ये कार 2 साल यूज की बेटा, और फिर ये कार मिस्टर ए ने बेच दी मिस्टर बी को। ओके, सेकेंड हैंड कार हो गई है ना। ये कार कौन सी सेल हो रही है यहाँ पे? सेकेंड हैंड। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूं वेंडर, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये ट्रांजैक्शन हुआ था बेटा, ये था फर्स्ट हैंड, मतलब ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में इसको बोल सकता हूं, और ये कौन सा वाला है? सेकेंड हैंड, ठीक है। अब मुझे ये बता दो बेटा, तुम में से कौन बताएगा कि मुझे कौन से वाले ट्रांजैक्शन को, फर्स्ट हैंड जो ओरिजिनल परचेज हुआ था वो, या फिर सेकंड हैंड गुड्स को, मुझे कौन से वाले को एक्सपेंडिचर मानना चाहिए, मतलब कौन से वाले को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए? फर्स्ट वाला, ओरिजिनल वाले को या सेकंड वाला वाले? सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला आंसर दे रहे सब लोग, और भी बाकी लोग ट्राई करो, जवाब दो बेटा। हमें लेना चाहिए फर्स्ट वाले को, ओरिजिनल वाले को, और रूल भी यही बोलता है, क्योंकि जब मिस्टर ए ने खरीदा होगा, अरे तब हम भगवान थोड़ी ना थे, हमें थोड़ी ना पता था मिस्टर बी आगे जाके बेचेगा इसको। तो जब मिस्टर ए ने कार परचेज की थी, तब उसकी वैल्यू को आपने एक्सपेंडिचर मान के नेशनल इनकम में ले लिया था। यस और नो? मेरी बात का आंसर दे, तब आपने ले लिया होगा ना, यस और नो? अब जब आप उसको बेचते हो, सेकेंड हैंड कार को जब आप अब बेच रहे हो, तो क्या हमें वापस से इसको इंक्लूड करना चाहिए क्या? ये बताओ मेरे को। नो सर, नहीं करना चाहिए। याद रखिए, सेकेंड हैंड गुड्स की कॉस्ट को वापस से इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे क्योंकि वो पहले ही हो चुकी है, जब ओरिजिनली इसको परचेज किया गया था वो तभी एक्सपेंडिचर मान चुके हैं, तभी इंक्लूड हो चुकी है, अब क्यों करोगे भैया? लेकिन एक काम की बात यहाँ पे ये है बेटा, ये जो सेकेंड हैंड वाला ट्रांजैक्शन हुआ है ना, मान लो ये किसी ब्रोकर के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? किसी ब्रोकर के थ्रू। और बेटा ये जो ब्रोकर है, इसको ये जो मिस्टर बी थे, इन्होंने 2000 रुपीज का क्या पे किया था? ब्रोकरेज या कमीशन बोल दो इसको। मुझे आंसर देना, क्या कमीशन या ब्रोकरेज को हमें इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम में? नो सर। नो सर, नो सर। 50-50 आंसर आ रहा है। बहुत सारे बोल रहे हैं यस, बहुत सारे बोल रहे हैं सर, बेटा करेक्ट आंसर No, है no. यस, इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो गया। और याद रखना, इसका कार्ड से लेना देना नहीं है, ये सर्विस के बदले में किया गया पेमेंट है। वो ब्रोकर है, वो ब्रोकर क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? सर्विस। मिस्टर बी और ब्रोकर के बीच में रिलेशन किसका है? सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट का। और याद रखना, अगर ये ब्रोकरेज पे करता है मिस्टर बी, तो वो मिस्टर बी का एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा, ब्रोकरेज एंड कमीशन ऐसे ट्रांजैक्शंस पे। लेकिन कार खरीदना, सेकेंड हैंड कार, नहीं, वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे अगर ब्रोकरेज या कमीशन पे किया जाता है तो उसको ले लेते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. ओके बच्चों, पढ़ लेते हैं फटाफट इसको, एक बार पढ़ के देखो। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड एज दे हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज्ड। अरे भैया, सेकंड हैंड गुड्स को खरीदने में अगर खर्चा करते हो तो उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज्ड। जब हमने उनको ओरिजिनली परचेज किया था तब हम ले चुके थे, अब क्यों लेंगे भैया वापस? डबल काउंटिंग करनी क्या? ओके, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच गुड्स इज इंक्लूडेड। अगर इन पे कोई ब्रोकरेज या कमीशन होता है तो उसको जरूर ले लेते हैं, है ना? ये ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये एक और काम की चीज आ गई, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। बेटा, फाइनेंशियल एसेट का मतलब जिनका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ फाइनेंशियल फॉर्म होता है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सिर्फ कागज के टुकड़े होते हैं बेटा। और याद रखना, ये किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, इसीलिए जब इनको परचेज किया जाता है, याद रख लो तुम, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, जब किसी फाइनेंशियल एसेट को परचेज किया जाता है तो इस पे होने वाले एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये ना तो कोई गुड्स है, ना सर्विस है, ना ये इनका कोई कंजम्पशन होता है ना? ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। They are just only piece of papers, nothing else. Okay? इसीलिए इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, चार बातें तुम्हें याद रखनी है, चार बातें तुम्हें याद रखनी है। कौन कौन सी चार बातें? फटाफट से बोलो। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को नहीं लेते, अगर ले लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए नहीं लेते इनको। फाइनल को लेते हैं, इसको नहीं लेते, है ना? दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लेते। तीसरा, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते, लेकिन उस पर ब्रोकरेज या कमीशन दिया है तो उसको ले लेंगे। और फाइनेंशियल एसेट परचेज करने की कॉस्ट है, उसको भी नहीं लेते। क्या सभी को ये प्रिकॉशंस याद रहेंगे? यस और नो? फाइनल आंसर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है। Yes, तो sir. बेटा, वी आर रेडी, हम बिल्कुल तैयार हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 क्वेश्चन हम इनकम मेथड के कर चुके थे, तुम्हें याद हो तो, है ना? अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही ये मेथड खत्म होगा मैं इनकम मेथड और इसके मिक्स भी क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा, जो सेम क्वेश्चन आता है जिसमें इंफॉर्मेशन मिक्स होती है ना? चलो पढ़ो भाई, क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। बेटा, जीडीपी निकालना है आपको, एक तो जीडीपी निकालना है एमपी और एक हमें जीडीपी निकालना है एफसी। इसमें से जीडीपी एमपी तो हमारे लिए हलवा है, क्यों? ये तो हम निकालते ही हैं, हमें पता है, ये तो निकालते इस मेथड में हम, जीडीपी एमपी तो निकालते इस मेथड में हम, हमें तो आता ही है ना? तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, बहुत खुशी की बात है, पहले जीडीपी एमपी निकाल लेंगे। और जब जीडीपी एमपी तुम निकाल लोगे उसके बाद जीडीपी एफसी बड़े आराम से निकाल सकते हो। बताओ क्या करना होगा अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है जीडीपी एफसी, किसकी मदद से? जीडीपी एमपी की मदद से। तो क्या करना होगा बताओ? Gross investment plus सर net माइनस export. NIT। क्या करना होगा? एमपी से एफसी निकालने के लिए माइनस एनआईटी। वेरी गुड, सिर्फ करना होगा माइनस एनआईटी। तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? जीडीपी एफसी निकल के आ जाएगा। वेरी गुड। लेकिन बस पहले हमें क्या निकालना होगा? जीडीपी एमपी निकालना होगा बच्चों। तो चलो जीडीपी एमपी निकालना देखते हैं यहाँ पे क्या क्या निकलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आइटम इसमें लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है बच्चों? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आंसर निकाल दिया है केशव ने, ओके, दिव्यांशी ने भी निकाल दिया है। बेटा चेक करते हैं, ठीक है? आंसर वैसे तुम दोनों का अलग अलग है, देखते हैं किसका सही होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? अरे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अरे मतलब ये कुछ और नहीं है, ये है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहचान पा रहे हो? टोटल इन्वेस्टमेंट यही तो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेट एक्सपोर्ट, बहुत खुशी की बात है, ये तो हम लेते ही लेते हैं x माइनस एम। नेट इनडायरेक्ट टैक्स काम आएगा जब तुम फैक्टर कॉस्ट पे निकालोगे तब। डेप्रीसिएशन, हाँ डेप्रीसिएशन अभी किस काम का? एनएफआई है, लग नहीं रहा मुझे कुछ काम का, है ना? आगे पढ़ो। इसके बाद है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बच्चों ये क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। अगला पढ़ो, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है?
गवर्नमेंट ने जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए, मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बेटा चारों चीजें मिल गई हमें फॉर्मूले की। बिल्कुल सर, जीडीपीएमपी निकालने का हमें सब कुछ मिल गया यहाँ पे। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो जरा इंफॉर्मेशन पुट करो। सबसे पहले 350 प्लस 100, इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 90 और प्लस 10। सबको ऐड करो, कितना होता है? ये हो जाएगा 450, और इसमें 450 में जब 100 ऐड करोगे तो 550। बेटा ये आ गया आपका जीडीपीएमपी आ गया 550। देखते किस किस का आंसर सही था जिसने भेजा था। जीडीएमपी 550, 550 नमन ने सेकंड अटेम्प्ट में सही भेजा। ठीक है मैम मैंने सर मैंने फैक्टर कॉस्ट भेजा था। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट भेजा था। ओके बेटा, ओके, कोई बात नहीं। दिव्यांशी करेक्ट भेजा था। केशव बेटा तुम्हारे 5 का डिफरेंस कहां से आया? तुमने एनआईटी को कंसीडर कर लिया, या हो सकता है तुमने शायद फैक्टर कॉस्ट भेजा मे बी, है ना? चलो सर मैंने भेजा फैक्टर कॉस्ट। ओके ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। बेटा ये जीडीपीएमपी आ गया 550। अरे अब एफसी का निकल जाएगा क्या? हाँ, 550 में से एनआईटी लेस कर दो बस। एनआईटी कितना है? 5 है। ये लो तुम्हारा आ गया 545। ये आंसर आ गया। फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। लोग आंसर भेजते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो बेटा ट्राई किया करो, थोड़ा जल्दी भेजा करो, है ना? देखो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम निकालेंगे जीडीपीएमपी। दुनिया भर की चीजें पूछ ले तुमसे, कुछ भी पूछ ले, हमें क्या मतलब? हमें तो भैया जो इस मेथड में निकालना आता है हम तो वो निकालेंगे। ये नियम बांध लो तुम। जैसे हम इनकम मेथड में क्या निकालते थे बच्चों? इनकम मेथड में हमें आता था निकालना एनडीपीएफसी, तो हम एनडीपीएफसी निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे? जीडीपीएमपी निकालेंगे चाहे कुछ हो जाए। हाँ, कुछ और हमसे पूछता है तो फिर जीडीपीएमपी की मदद से कुछ और निकाल दो, कोई परेशानी की बात नहीं। चलो फॉर्मूला लगा दिया बच्चों यहाँ पे, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम। इंफॉर्मेशन को पुट किया, आंसर आ गया 550 करोड़। वेरी वेरी सिंपल। अब जीडीपीएफसी निकालेंगे, जीडीपीएमपी की मदद से जीडीपीएफसी निकालेंगे। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी। तो बेटा जब इंफॉर्मेशन पुट की तो 550 माइनस 5, ये आ गया 545 करोड़। आंसर आ गया। बोलो सबको समझ में आ गया क्वेश्चन ये? यस और नो? यस सर। बस थोड़ा शब्दों का हेरफेर है, ये ध्यान रखना। जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो तुम्हें समझ जाना है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या है बेटा? आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है, या जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम, टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसके 2 हिस्से होते हैं, है ना? वो है ये, टोटल है ये, है ना? हमें समझ जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, है ना? मतलब इजी है देखा जाए तो। क्या कैलकुलेट करना है? पढ़ो। फाइंड एनडीपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा हमें निकालना है एनडीपीएफसी। मैं फिर बोल रहा हूँ, एनडीपीएफसी हम नहीं निकालेंगे, पहले हम तो जीडीपीएमपी निकालेंगे भैया। जो हमें निकालना आता है वो निकालेंगे हम, तो जीडीपीएमपी निकालेंगे। तो जीडीपीएमपी निकालने की इंफॉर्मेशंस को पहले फाइंड करो। पढ़ो भाई क्या लिखा है। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा ये क्या दे दिया हमें? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ये जीडीसीएफ का एक कंपोनेंट है जो हमें दे रखा है, और दूसरा कंपोनेंट भी तुम्हें नीचे ही दे दिया, जरा देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ये जीडीसीएफ का ही एक कंपोनेंट होता है, ये एक और कंपोनेंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बेटा मेरे को बताओ, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा? जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 15,000। यस और नो? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, आगे पढ़ो इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट नहीं लग रहा है बेटा यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा है, मतलब सब्सिडी कहीं ना कहीं दूर नहीं है। नीचे देखो, अरे बिल्कुल सब्सिडी भी यहाँ पे है। तो चलो लगे हाथ निकाल ही देते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ एनआईटी कितना है बेटा यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी 1000 माइनस 2000, बेटा ये आ गया आपका माइनस 1000 का एनआईटी। एनआईटी आ गया आपका माइनस 1000। बिल्कुल आ सकता है माइनस में, कोई परेशानी की बात नहीं है ना? जनरली प्लस में आता है लेकिन माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, डेप्रीसिएशन किस काम का है? डोंट नो, देखते हैं आगे, अभी हो सकता है काम आ जाए, है ना?
आगे पढ़ो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मुझे कौन बताएगा ये क्या है भाई? हेड। ये हेड है। कौन सा वाला हेड है बेटा ये? प्राइवेट वाला या गवर्नमेंट वाला? सर दोनों का ही है। दोनों का है। गवर्नमेंट वाला बोल रही है दिव्यांशी। और जिन लोगों ने आंसर निकाला बेटा मैं चेक करूंगा अभी, ओके? आपके आंसर मिल गए मुझे। सर प्राइवेट। सर दोनों का होगा ना सर? एक आंसर आया प्राइवेट, एक आया गवर्नमेंट, एक आया दोनों का। ठीक है, और बताओ भाई, सर और दोनों कौन का बताना ही चाहता है? होगा। दूसरा एक और आ गया दोनों का। ठीक है, दोनों वाले में दो हो गए। प्राइवेट का ही होगा, प्राइवेट का ही प्राइवेट का होगा। बताया जा रहा है। ठीक है, और हे भगवान, अरे नालायकों, मैंने क्या बोला था? दोनों को मिला के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही तो बोलते हैं। इसी के दो पार्ट होते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? चैप्टर 2 में नहीं पढ़ाया था क्या तुम्हें? गवर्नमेंट भी करती है, इंडिविजुअल्स भी करते हैं जिसको हाउस होल्ड बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर, और एनपीओ भी करते हैं। एनपीओ और हाउस होल्ड को मिला के हम यहाँ बोल देते हैं प्राइवेट, ओके? और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होता ही है। अगर अलग अलग दे रहा है तो ठीक है, और अगर एक साथ दे दिया तो परेशानी किस चीज की? दोनों का मिला के ही तो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेटा। इसलिए कहते हैं चैप्टर 2 से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब तो ध्यान ध्यान रखो, दिमाग में घुसा लो। टर्म का नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंज्यूमर्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो आता है। फाइनल टाइम सुन लो, इसके बाद में बताऊंगा। कंज्यूमर्स में कौन कौन आता है? कंज्यूमर्स में आते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इस मेथड में हम हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मिला करके क्या बोलते हैं? प्राइवेट, ओके? और दूसरा जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को अलग रखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है बच्चों? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनता है। इसका मतलब ये हमें दोनों ही दे दिया। मतलब फॉर्मूले के अंदर जो पी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई प्लस जीएफसीई आता है ना, इन दोनों का सम तुम्हें दे दिया यहाँ पे 20,000। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, याद रखा करो, बहुत आसान चीज है। बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना बेटा। इतना टाइम लेके हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, ये इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि तुम पिछला भूलते जाओ, है ना? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि तुम हर चीज को लिंक करके आपस में धीरे धीरे समझ पाओ, है ना? चलो लास्ट पॉइंट पढ़ो और मुझे बताना ये आता है या नहीं आता। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, मकान बनवाने का खर्चा, बताओ भाई आता है या नहीं आता? नो सर। एक आंसर आया नो, और कोई? नो सर, नो सर। नो, ओके। और बताओ। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और बताओ, और कौन बताएगा? यस और नो? नो सर। नो, पीयूष भी बोल रहा है नो चैट में। और कोई? बेटा जवाब दो। हर्षल? नो सर। नो। भवदीप? सर। नो सर। नो सर। अभिमन्यु? नो। चलो बेटा सही है, नहीं लेंगे इसको। पता है क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एक कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का, जो कि हमें ऑलरेडी यहां पे दे दिया था। मैंने बताया था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर तीन आते हैं: कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और मैंने अब भी बताया तुम्हें कि अगर इन तीनों में से कोई एक दे दे और साथ में तुम्हें अगर ये भी दे दे, तो फिर जब ये दे दिया तो इसको लेना है ना, कंपोनेंट को क्यों लेना है? चलो भाई बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने आंसर दिया शाबाश बच्चों। करेक्ट आंसर है, हम सिर्फ यहां पे लेंगे ओनली इन दोनों को। तो बेटा ये मिला के हो गया 15,000, ये तो हो गया जीडीसीएफ, ओके? और आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया 20। क्या इस क्वेश्चन में किसी को नेट एक्सपोर्ट दिख रहा है बच्चों? क्या इस क्वेश्चन में किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो बेटा क्या करें? छोड़ दो, जबरदस्ती थोड़ा निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपके, तो पी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ, इन दोनों को मिला के हमें दे रखा है कितना?
20,000 प्लस GDCF हम निकाल चुके हैं दोनों को मिला के, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को, और वो कितना है 15,000। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया करेक्ट, कितना 35,000, और ये आ गया तुम्हारा GDPMP। अब तुम्हें GDPMP से निकालना है NDPFC। ओके, तो बेटा कैसे निकालेंगे NDPFC? NDPFC GDPMP की मदद से। बताओ भाई क्या करो, फॉर्मूला बताओ। माइनस 2000 एंड माइनस माइनस स्टेप माइनस 1000। NIT। ठीक है बेटा, अमाउंट नहीं, पहले फॉर्मूला बोल दो। माइनस क्या बोला सबसे पहले? डेप्रिसिएशन। वेरी Yes, गुड, sir. माइनस माइनस स्टेप माइनस डेप्रिसिएशन NIT। और माइनस NIT। DPDP सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। और डेप्रिसिएशन और NIT हम निकाल चुके थे -1000, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। चलो सर वैसे सॉल्यूशन प्लस होएगा ना NIT बाद में? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फॉर्मूले में NIT माइनस है, लेकिन वैल्यू भी उसकी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। देख लो एक बार, सॉल्यूशन देख लें सब लोग एक बार, है ना। दे दिया बहुत सारे बच्चों ने आंसर, नमन ने दे दिया है, दिव्यांशी ने दे दिया है। ओके 33, 32, 34 क्या कर रहे हो? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं GDPMP बच्चों। तो GDPMP का फॉर्मूला वैसे तो ये होता है जो स्क्रीन पे तुम्हारे आया है, लेकिन बेटा यहाँ पे हमें इन दोनों को मिला के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया है, ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। और GDCF कैसे निकालते हैं वो सबको आता है। GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और प्लस नेट एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, इसलिए मैंने गायब भी कर दिया इसको। तो फाइनल फॉर्मूला बच्चों हमारा ये बन गया यहाँ पे। ओके, ये फाइनल फॉर्मूला बन गया। इसके बाद GDPMP इक्वल्स टू 20,000, ये हमें गिवन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस 10,000 प्लस 5,000। तो आंसर आ गया बच्चों आपका GDPMP कितना आ गया? 35,000 करोड़। ओके, अच्छा अब निकाल देंगे हम NDPFC। बच्चों NDPFC निकालें कैसे? NDPFC के लिए GDPMP की मदद ली जाएगी और डेप्रीसिएशन और NIT को माइनस किया जाएगा। डेप्रीसिएशन हमें गिवन है, NIT हमने निकाला था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके, और इनडायरेक्ट टैक्स थे 1000, सब्सिडी माइनस की हमने 2000, तो बेटा इसका आउटकम आया था -1000। फॉर्मूले के अंदर भी माइनस है, वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर है 34,000, जिसने भी दिया था बच्चों वेरी गुड। ओके, ये हो गया है हम लोगों का यहाँ पे मामला फिनिश। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास, लेकिन क्या करें अभी टाइम तो बचा ही नहीं ज्यादा, है ना। एक क्वेश्चन और है वैसे मेरे पास काफी अच्छे लेवल का, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन करने बहुत सारे करने। हो सकता है कि मे बी मैं कल थोड़ा टाइम तुम लोगों को बता के कुछ एक्स्ट्रा का क्लास लूंगा, ताकि हम लाइन से 8-9 क्वेश्चन कर पाए। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, सब लोग रजिस्टर पेन लेके तैयार रहना, ठीक है। देखते हैं किसको कितना आया है समझ में, है ना। सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कल, है ना। बहुत खुशी होती है बेटा मेरे को जब तुम आंसर देते हो, मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें आ रहा है करना, है ना। इसीलिए ये बात ध्यान रखो, पढ़ना कंटिन्यू रखो, घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ये तुम्हारे लिए प्रिविलेज है कि हम इतना स्लोली और आराम से चल रहे हैं, एक शब्द भी तुम्हारा छूट नहीं रहा है ना। अच्छा बच्चों, एक टॉपिक मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। जैसे ही हमारे तीनों मेथड हो जाएंगे, उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। किसी ने मेरे से शायद पूछा था प्राइवेट इनकम के बारे में, तो बेटा वो प्राइवेट इनकम इसी के अंडर में आती है ना, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी हम यहाँ पढ़ लेंगे। किसने पूछा था बेटा मेरे से प्राइवेट इनकम? पीयूष ने पूछा था। ओके, तो बेटा वो इसी के अंडर में आता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, पढ़ेंगे इसको, है ना। चलो, तो आज के लिए सफिशिएंट है बच्चों। आज का मैटर सब कुछ समझ में आ गया है, यस और नो, जो हम लोगों ने डिस्कस किया? आंसर दें मुझे सब लोग। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. ओके बच्चों, चलो ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं। ओके, चलिए कल तक के लिए बाय बाय। Bye sir. Thank you sir. Thank you, sir. बाय बच्चों, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।